हेलो एवरीवन। आज हम जो क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका 7th चैप्टर देखेंगे। ठीक है। और वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और एक ऐसे सम्राट थे अशोक जिन्होंने युद्ध का क्या किया था, त्याग कर दिया था। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया। तो कहाँ पे स्थापित है वो, सारनाथ में। और सारनाथ से आपको याद आ जाना चाहिए, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो सारनाथ है वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। ठीक है। तो अशोक बहुत महान थे। ठीक है। तो उनके निर्देश पर कई स्तंभों पर और पत्थरों पर क्या कराए गए, अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। अभिलेख का क्या मतलब होता है, जैसे अभिलेख मतलब अपनी बातें, तो जैसे वो पत्थरों पर लिखवाना। यह समझने की कोशिश करें कि क्या उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, और अशोक का जो राज्य था उसको हम एक साम्राज्य कहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि हम उसको साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं। तो अशोक ने किस वंश पर, मौर्य वंश पर शासन किया था। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, 2300 साल पहले हुई थी। और किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और हम लोग सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद है वो चाणक्य ने की थी। ठीक है। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। और जो चाणक्य देश या जो विचार हैं वो हमें अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है उसमें हमें देखने को मिलता है। चाणक्य, उनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। और उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और चंद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना, बिंदुसार बने। ठीक है। और बिंदुसार के बाद अशोक। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जैसे आज भी कोई भी स्टेट होता है या कोई भी कंट्री होती है तो उसमें कुछ जगह जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे हम अपनी यूपी की बात करें तो हमारी यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और भी कई जगह है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं किसी अन्य रीज़न से, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो अशोक का साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे कुछ नगर भी महत्वपूर्ण थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। मैप देखते हैं। ये उज्जैन, ठीक है। ये पाटलिपुत्र जो राजधानी थी ये उज्जैन था। और ये तक्षशिला था। तो तक्षशिला इधर मध्य एशिया से इधर व्यापार करने का एक अच्छी जगह थी। ये उज्जैन था। और ये पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, ये कुछ जगह थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी अशोक के साम्राज्य में। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो साम्राज्य के जो बहुत बड़े क्षेत्र थे उसमें किसान रहते थे और पशुपालक बसे थे।
ठीक है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो हम लोग विविधता के लिए आज भी जाने जाते हैं। ठीक है। इतनी विविधता के बावजूद भी हमारे देश में इतनी एकता है, तो ये हमेशा से तो थी। तो वही चीज़ है। अब देखिए राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। क्योंकि साम्राज्य जो थे वो राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। जैसे कुछ राज साम्राज्य कैसे बने, उनका क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है। और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। उस टाइम में इनकम टैक्स ऑफिसर रहा करते थे। ठीक है। देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जैसे क्या हो जाता है, जो स्थान राजधानी रहती है, जहाँ राजा करते हैं, मतलब रहा करते हैं, वहाँ पे जो उनका नियंत्रण है वो सीधे और बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों में किसान को, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर जो राजकुमार होते थे उनको वहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्हें यहाँ से संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। तो जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया था वो कंबल के लिए, और जो दक्षिण भारत था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो ये सब संसाधन हुए, और संसाधनों को ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते रहे हों। अब नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से, मतलब कर जो होता था वो नियमित ढंग से रेगुलर उस पर लिया जाता था, लेकिन जो नजराना है वो अनियमित था। जब भी संभव हो, जहाँ भी संभव हो, ले लिया जाता था। ठीक है। इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों द्वारा दिए जाते थे जो अपनी इच्छा के अनुसार इसे देते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाके दे। अब देखिए राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। सम्राट का
जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वह हमेशा इस बात से डरे होते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब इसमें राजा के जीवन का वर्णन किया गया है। जो मेगास्थनीज थे, जो यूनान के थे, यहाँ चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, उन्होंने ये सब देखा और उसको लिखा। ठीक है। और पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उसके बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्योगों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब आइए देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। तो जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख थे वो प्राकृत यानी कि स्थानीय भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अब देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग क्या था? जो आधुनिक उड़ीसा है उसी को कलिंग कहते थे। ठीक है, वही कलिंग है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके लिए उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो कलिंग की लड़ाई हुई थी, कलिंग की लड़ाई में क्या हुआ था, जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था पूरी तरह से। ठीक है। जब उसने इतने लोग को मरते हुए देखा, हर चीज़ देखा, तो उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और उसने कभी भी युद्ध ना करने का निश्चय किया। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया और उसने धर्म को बढ़ावा देने में अपना बाकी का जीवन बिताया। ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध। जो कलिंग है वो तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा यानी कि घृणा हो गई, नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखते हैं अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब वो आडंबरों को नहीं मानते थे। ठीक है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें, और वो बुद्ध के उपदेश से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता है, जैसा आज भी होता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी,
दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी लड़ाई झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। देखिए अशोक की जो लाइफ है वो कैसे बदल गई कलिंग युद्ध के बाद, मतलब उनके सोच में, विचार में कितने सारे चेंजेस आ गए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका के दूत भेजे। जो बुद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ विदेशों में, ठीक है, उसमें इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है अशोक की। और उन्होंने क्या किया, जो अपने संदेश थे वह कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, यानी कि पत्थर वत्थर पे, ठीक है। और उनके अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को, मतलब लोगों को पढ़कर सुनाएं, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो भी उनके संदेशों को समझ सकें। और अशोक ने क्या किया कि धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में अपने दूत भी भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब वो यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। मतलब और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो सबसे बड़ी बात धर्म वाली, कि धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अगला चैप्टर देखेंगे बाद में।